Good afternoon everyone. Today we will start new chapter from history. Okay, that is second chapter. Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay बेटा. जैसा कि देखो बच्चे, हमने देखा, आपने पहले भी वर्ड सुने होंगे, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म. ठीक है. तो जो इज़म जो होता है वो एक आइडियोलॉजी को शो करता है. तो यहाँ पर सोशलिज़म का मतलब है एक सोसाइटी के अंदर सोशलिज़म मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा जो ऐसी मतलब व्यू को लोगों के सामने रखती थी जिसमें पीपल्स को, सोसाइटी के अंदर चाहे कोई रिच हो, पुअर हो, सभी को एक जैसे इक्वली राइट मिले. ठीक है. तो यहाँ पर है कि सोशलिज़म इन यूरोप, उसके अलावा रशियन रिवॉल्यूशन, इन सभी के क्या रीज़न रहे. कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना कि यूरोप के अंदर सोशलिज़म जो है एकदम से आया, या जो रशिया था वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ. तो इनके पीछे क्या रीज़न रहे यहाँ पर रिवॉल्यूशन होने के, या सोशलिज़म का यूरोप में आने का क्या रीज़न रहा. तो यहाँ पर हम उन सभी के बारे में रीड करेंगे. ओके. फर्स्टली देखो बच्चे कि जो भी हमारे सोशलिज़म का जो भी आइडिया आया, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड में कोई ना कोई तो रीज़न या स्टोरी रही होगी जहाँ से वो मोटिवेट हुए इन चीज़ों को करने के लिए कि वो अपनी कंट्री में भी सोशलिज़म और डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं लाना चाहते थे. तो उनके पीछे कोई तो रीज़न रहा होगा. तो यहाँ पर जो रीज़न था वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. जैसा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है इसके बारे में तो आप प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक, आप फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री का था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें अच्छे से रीड कर चुके हो. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के क्या रीज़न थे, क्या रीज़न था फ्रांस में रिवॉल्यूशन होने का. क्योंकि वहाँ पर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वो लुई 16 की थी. ठीक है. फ्रांस में जो गवर्नमेंट थी वो लुई 16 की थी. ठीक है. अब जो लुई 16 जो थे वो वहाँ के मोनार्क थे, वहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट थी. ओके. लेकिन देखिए, जब लुई 16 वहाँ पर रूलर बने तो उन्होंने देखा जो उनका ट्रेजर था वो एम्प्टी था. उनका जो खजाना था, राजकीय उनका जो खजाना था वो सब खाली था. क्योंकि उन्होंने कुछ अमेरिकन कॉलोनीज़ की वार में हेल्प की थी. उनसे पहले जो रूलर्स थे उन्होंने कुछ जो भी पैलेसेस थे उनकी शान और शौकत को मेंटेन रखने के लिए भी खर्च किए जाते थे. तो ये इसीलिए उनका जो वेल्थ था वो ख़त्म हो चुका था. अब जब लुई 16 रूलर बने तो उनको टेंशन हुई कि अब आगे कैसे वर्क किया जाएगा, अपने पूरे एम्पायर को कैसे होल्ड किया जाएगा विदाउट मनी. तो उन्होंने सोचा, उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना टैक्स जो है उनको इंक्रीज़ कर दिया जाए. अब टैक्स जो है उनको इंक्रीज़ करने से सारा बर्डन किस पर आता था फ्रांस में, जो भी थर्ड स्टेट के पीपल थे. ठीक है. अब ये तो हमने पहले पढ़ ही चुके हैं. फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, चर्च से रिलेटेड जो पर्सन होते थे वो आते थे, प्रिस्ट, पादरी वगैरह. अब सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, जो भी रूलर होते थे, किंग वगैरह, उनकी फैमिली से रिलेटेड पर्सन. और थर्ड स्टेट में आ जाते थे और बाकी बचे हुए कॉमन पीपल. ठीक है. चाहे वो लॉयर हों, डॉक्टर हों, या मेडिवल फिलोसोफर्स, कॉमन पर्सन, ये सभी आ जाते थे थर्ड स्टेट के अंदर. तो सारा जो टैक्स पे करने का बर्डन था, टैक्स पे करने का सारा बर्डन किस पर था, टैक्स को पे करने का जो बर्डन था वो थर्ड स्टेट के लोगों पर था. अब थर्ड स्टेट के पीपल जो हैं वो
क्या हुआ, वो मतलब बहुत गुस्से में हो गए। मतलब उन्हें ये सुनकर, एक तो उनको पहले ही जो जो भी मतलब चीज़ें थी टैक्स की से रिलेटेड, वो पहले ही बहुत ज़्यादा थी, उन्हें ही सब कुछ पे करना पड़ता था। अब और भी ज़्यादा बर्डन दिया जा रहा था। तो सभी थर्ड स्टेट के जो भी पीपल थे, जो भी पर्सन्स थे, फिलोसोफर, उन्होंने उनकी हेल्प से जो है रिवोल्ट कर दिया फ्रांस के मोनार्क के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि सभी पीपल उनसे डिससेटिस्फाई हो गए, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। तो रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गई। ठीक है, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो 1789 में हुआ। कब हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में। ओके, तो वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है कौन से आइडियाज़ हमें देखने को मिले, लोगों को कौन से वो आइडियाज़ मिल गए। मतलब फ्रांस के जो पीपल थे उन्हें तो रिवॉल्यूशन से बेनिफिट मिला ही, लेकिन वर्ल्ड के अंदर जो अनदर कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़, उनको भी कुछ आइडियाज़ मिल गए कि वो वहाँ से वो आइडिया उन्हें कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन का जो वर्क है इन आइडियाज़ से मिला। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू जो न्यू आइडिया सामने आए, उनसे यूरोपियन और जो भी एशियन पीपल थे वो भी मोटिवेट हुए। ओके, तो अब वो आइडियाज़ कौन से थे उनके बारे में देखेंगे। देखिए बच्चे, वो कौन से आइडियाज़ थे। फर्स्ट अगर हम बात करें तो लिबर्टी। आप सोचोगे बच्चे मैम पिछला क्यों इतना करा रहे हैं, बेटा थोड़ा सा आपको उसके ऊपर भी फोकस करने की नीड है, तभी चीज़ें कोरिलेट होती जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट लिबर्टी। सेकंड आता है बच्चे इक्वलिटी। ठीक है, थर्ड आ जाता है डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये थ्री, मतलब ये सभी जो हैं, एंड फ्रेटर्निटी, ये सभी जो आइडियाज़ हैं ये कहाँ से क्रिएट हुए, कहाँ से इनका जन्म हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ थी उन्हें भी मोटिवेशन मिला अपने कंट्री में हो रहे अत्याचारों से लड़ने का, उनके अगेंस्ट जाने का और अपनी कंट्री में लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेटिक जैसे राइट्स को लाने का। ओके, तो ये मेन था, किसकी देन थी ये? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ओके, देखिए अब हम यहाँ बात करें, द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव अ न्यू डायरेक्शन टू सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ फ्रांस। ठीक है, लेगेसी मीन्स विरासत। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें विरासत में क्या दिया? एक एक डायरेक्शन, एक नई दिशा, एक नया रास्ता हमें दिखाया। किससे रिलेटेड? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ से रिलेटेड, कि सोसाइटी में जो पीपल हैं उन्हें सोशली और इकोनॉमिक जो भी राइट्स हैं वो इक्वली मिले, और जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ या पॉलिटिकल राइट्स हैं वो भी उन्हें दिए जाएं, ताकि वो भी डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उन्हें इंजॉय कर सकें और अपनी कंट्रीज़ में वो चेंजेस ला सकें, बदलाव ला सकें। ठीक है बच्चे, इन पोस्ट रिवॉल्यूशन पीरियड मैनी ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया विटनेस डिस्कशन ऑन न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, इस पोस्ट रिवॉल्यूशन की वजह से, मतलब पास्ट में जो रिवॉल्यूशन हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से
जो यूरोप और एशिया है वहाँ के लोगों को भी डिस्कशन का और एक न्यू आइडियाज़ पर वर्क करने का और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के आइडियाज़ उनके माइंड में आ गए। ठीक है, अभी तक तो क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब नहीं हुआ तो लोगों को पता भी नहीं था, लोगों के माइंड में भी नहीं था, लेकिन जब लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं तो वो अपने कंट्री में, अपने स्टेट में उनको इंजॉय, उन राइट्स को वो भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो भी उन राइट्स को लेना चाहते हैं। अब यही राइट्स, यही आइडियाज़ कहाँ से निकले? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना इसलिए कंपलसरी था। ओके बच्चे, तो अब देखिए, दीज सर्कमस्टांसेस प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड फॉर द एमर्जेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशिया। अब देखिए, जो भी सर्कमस्टांसेस बैकग्राउंड में, मतलब रशिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में, उनके पीछे बैकग्राउंड में जो भी रीजंस रहे, उन सभी रीजंस की वजह से नए आइडियाज़ जैसे कि सोशलिज्म या रशियन रिवॉल्यूशन जैसे न्यू आइडियाज़ सामने आए। इन्हीं सभी आइडियाज़ के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल रीड? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, इन सभी के बारे में हम रीड करेंगे। द रशियन रिवॉल्यूशन popularized the ideas of socialism to shape society in the 20th century। देखिए, जो रशियन रिवॉल्यूशन थी वो किस लिए पॉपुलराइज थी, किस लिए पॉपुलर थी? क्योंकि वहाँ से जो सोशलिज्म जैसा आइडिया था उससे एक शेप मिली। 20th सेंचुरी में सोसाइटी में सोशलिज्म जैसे आइडिया को, विचार को एक शेप मिली, वहाँ से एक चेंजेस आया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे रीड करेंगे, क्योंकि हमारे एक, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे लिए रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट था, इसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन और यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म आया वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे सोशल चेंज आए सोसाइटी में, वो सभी चेंजेस हम रीड करेंगे। ओके, द एज ऑफ सोशल चेंज मीन्स जो भी सोशल पॉलिटिकल चेंजेस आए बच्चे, वो अब चेंजेस तो आ गए, मान लीजिए हमने आइडिया तो ले लिया चेंजेस का फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, फ्रांस में जो भी चेंजेस हुए उनसे हमें एक आइडिया तो मिल गए, लेकिन अब जो ये आइडिया मिला हमें, अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है, कौन सा अनदर ग्रुप कैसा रिएक्ट करता है, ये भी तो, इसके बारे में भी तो रीड करना हमारे लिए कंपलसरी है। क्योंकि देखिए, अब रशिया में अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनके डिफरेंट व्यूज़ थे इन चेंजेस को लेकर, वो डिफरेंट वे से चेंजेस चाहते थे। कुछ का कहना था कि जो भी चेंजेस आए वो रेडिकल आए, रेडिकल मतलब एकदम से चेंजेस आ जाएं, इमीडिएटली चेंज आ जाए, मतलब आज मोनार्क है तो कल मोनार्क को हटाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दी जाए। कुछ ऐसे थे कंजर्वेटिव, कुछ लिबरल थे। ठीक है, कुछ अब मतलब जो ऐसे पर्सन्स भी थे जो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज चाहते थे, कुछ एकदम से चाहते थे। तो इन सभी के बारे में कि कौन से ग्रुप जो है एकदम से चेंजेस चाहते थे, कौन से धीरे धीरे चाहते थे। ठीक है, रेडिकल्स, ये 3 ग्रुप्स हमारे सामने आए, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव और लिबरल। इन तीनों ग्रुप्स का क्या, कैसी इनकी थिंकिंग थी, किस तरह से, किस वे से वो चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके।